तो आज हम जिन सोर्सेस पर बात करने वाले हैं वो सीधे सीधे भारत की विदेश नीति के कह सकते हैं एक बहुत बड़े सिरदर्द से जुड़े हैं। शेख हसीना का मामला, एक पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें मौत की सजा हुई है और वो इस वक्त दिल्ली में है। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि ये पूरी कूटनीतिक शतरंज की बिसात मतलब बिछी कैसे है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले आरोप क्या है? बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, ICTBD, उसने शेख हसीना को दोषी पाया है। और जो मुख्य आरोप है वो जुलाई अगस्त 2024 के छात्र विद्रोह से जुड़ा है। अच्छा। आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर मतलब नागरिकों पर घातक बल इस्तेमाल करने का आदेश दिया। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल हुआ। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये हत्या की कोशिश और यातना के अलावा इसे मानवता के खिलाफ अपराध का नाम दिया गया है, जो इसे कहीं ज्यादा गंभीर बना देता है। बहुत ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र का एक अनुमान है कि उस अशांति में लगभग 1400 लोग मारे गए थे। तो ये आंकड़ा ये बहुत वजन डालता है। जाहिर है शेख हसीना इन सब आरोपों को नहीं मानती होंगी। उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, उन्होंने तो इस पूरे फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका ये भी दावा है कि ये जो न्यायाधिकरण है ये धांधली से बना है और उन्होंने जो भी किया वो सद्भावना से जाने बचाने के लिए किया। मतलब उनका तर्क है कि हालात बेकाबू हो रहे थे इसलिए ये कदम उठाने पड़े। बिल्कुल, कि ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था। ठीक है, ये तो हुई बांग्लादेश के अंदर की बात। लेकिन मामला तब बड़ा हो गया जब शेख हसीना भारत आ गई। सही। जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा ये मामला पूरी तरह से भारत बांग्लादेश का बन गया। और यहीं से असली भू राजनीतिक खेल शुरू होता है। एकदम। बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है जिसे मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता जी, उन्होंने 2013 की जो भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि है उसका हवाला देकर भारत से आधिकारिक तौर पर शेख हसीना को वापस मांगा है। और भारत ने उन्हें दिल्ली में एक तरह से सुरक्षित आश्रय दिया हुआ है। तो अब भारत एक बड़ी दुविधा में है। बहुत बड़ी दुविधा में। तो फिर भारत उन्हें सीधे सीधे वापस क्यों नहीं भेज देता? संधि तो मौजूद है ना? हाँ, संधि तो है, पर यहाँ राजनीति मतलब वो कानून से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छा। ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं कि भारत ऐसा नहीं करेगा और इसकी वजह सिर्फ पुरानी दोस्ती नहीं है बल्कि ठोस राष्ट्रीय हित है। जैसे कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हसीना के समय में ही बांग्लादेश ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो उग्रवादी गुट थे, हाँ, उन पर काफी नकेल कसी थी। बिल्कुल। और वो स्थिरता भारत के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक रणनीतिक जीत थी। उनको वापस भेजना मतलब उस सब पर पानी फेरना। तो भारत के लिए वो सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक जरूरी रणनीतिक सहयोगी रही हैं। सही पकड़ा। और यहीं पर वो 2013 की संधि बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? ये संधि एक तरह से कुछ बचाव के रास्ते भी देती है। जैसे आर्टिकल 6 वो कहता है कि अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का माना जाता है, और ये मामला तो सिर से पांव तक राजनीतिक है। वही तो भारत मना कर सकता है। फिर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 8, जो कहता है कि अगर प्रत्यर्पण अन्यायपूर्ण या दमनकारी लगे तब भी इनकार किया जा सकता है। तो भारत के पास कानूनी रास्ते भी हैं। रास्ते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर भारत उन्हें पनाह देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश जाएगा? नई यूनुस सरकार से रिश्ते भी तो दांव पर हैं। यही तो असली कश्मकश है। भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, बस वेट एंड वॉच कर रहा है। विदेश मंत्रालय का बयान भी बहुत सदा हुआ है। उन्होंने बस इतना कहा कि हमने फैसले पर ध्यान दिया है। मतलब कोई वादा नहीं, कोई इनकार नहीं। बिल्कुल। वो यूनुस सरकार को नाराज भी नहीं करना चाहते और अपने पुराने इतने महत्वपूर्ण सहयोगी को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो संक्षेप में, एक तरफ बांग्लादेश की नई सरकार संधि और न्याय की बात कर रही है और दूसरी तरफ भारत है जो अपने राष्ट्रीय हितों और संधि में मौजूद कानूनी रास्तों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल कूटनीतिक और कानूनी स्थिति है। इसमें इतिहास, राजनीति, कानून सब कुछ बुरी तरह से उलझा हुआ है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रीय हितों और ऐतिहासिक राजनीतिक संबंधों से टकराती हैं, तो कोई भी देश अपने कानूनी दायित्वों और अपने रणनीतिक फायदों